जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, कमिश्नर सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स यशा मुदगल जी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक कर्नल पी.एस. चौहान साहब, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति कर्नल मल्लेश्वरी जी, सभागार में उपस्थित जम्मू के डिविजनल कमिश्नर श्री रमेश कुमार जी, प्रशासन के हमारे अन्य वरिष्ठ सहयोगी, खेल जगत की जानी मानी हस्तियां जो बाहर से आई हैं, नाम लेने में खतरा ये रहता है कि जिसका ले लीजिए वो पता नहीं खुश होगा कि नहीं होगा, जिसका न लीजिए वो दुश्मन जरूर हो जाएगा, तो इसलिए उससे मैं बचना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के सभी मित्र जिनकी खेल में रुचि है, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आपके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की इस प्रकार की पहल, जिसके कारण एक नेशनल लेवल स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है, मैं डिपार्टमेंट को इस आयोजन से जुड़े हुए सभी साथियों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस देश तथा जम्मू कश्मीर के प्रख्यात खिलाड़ियों, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री, बिजनेस लीडर्स, ऑफिशियल्स को स्पोर्ट्स सेक्टर के सामने जो चुनौतियां मौजूद हैं और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। और मेरा आग्रह होगा कि सही मायने में और सही दृष्टिकोण से विचार किया जाए, चुनौतियां क्या हैं, हमारी अपनी कमियां क्या हैं। मैं जानता हूं कि कमियां दूर करना बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन अगर इस सम्मेलन में कुछ भी हम दूर कर सके तो मैं समझता हूं कि स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा भला हम करने वाले हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हस्तियों का सामूहिक अनुभव और विजडम जम्मू कश्मीर के अलावा हर क्षेत्र की परिस्थिति के मुताबिक स्पोर्ट्स के पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त करेगा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती ताकत को भी ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचाया जा सके और उसमें जम्मू कश्मीर का भी उचित प्रतिनिधित्व हो सके। इस कॉन्फ्रेंस के एजेंडा आइटम को मैंने देखा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले भविष्य के लिए नए रोड मैप तैयार हो सकेंगे इन 2 दिनों में। मैं समझता हूं कि उन सभी एजेंडा आइटम्स का 2 मुख्य काम है। पहला, ओलंपिक और इंटरनेशनल टूर्नामेंट में उत्कृष्टता हासिल करना। दूसरा उद्देश्य जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, जनमानस, विशेष रूप से बच्चों और युवाओं के बीच एक सशक्त स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देना। मैं मानता हूं कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भारत ने भी कई माइलस्टोन तय किए हैं पिछले 10-11 वर्षों में। पिछले वर्ष जुलाई में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 देश के सामने आई, उसे लागू किया जा रहा है और जिसका उद्देश्य देश को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करना, खेल की प्रतिभाओं की शीघ्र पहचान करना और उसे तैयार करने के लिए तंत्र सहित जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक
खेल के कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना, प्रतिस्पर्धी लीग और प्रतियोगिताओं की स्थापना को और ज्यादा बढ़ावा देना, ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में खेल के बुनियादी ढांचे का विकास करना, प्रशिक्षण, कोचिंग, खिलाड़ियों को सहयोग के लिए एक विश्व स्तरीय प्रणाली भारत में विकसित हो सके, इसकी तैयारी में देश है। अगर 10 साल पहले के स्पोर्ट्स के परिदृश्य को देखें तो समाज में एक अलग प्रकार की धारणा थी। जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल में तो बचपन से एक ही गाना जानते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, और खेलोगे कूदोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इस मानसिकता में देश के युवा बच्चे जीते थे। अब वो मानसिकता से देश बाहर निकला है और अब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, पढ़ाई लिखाई जितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उससे कम महत्वपूर्ण खेल नहीं है। और ये व्यापक भावना देश में अब बलवती हो जा रही है, जिसका लाभ मुझे लगता है कि आने वाले समय में देश को जरूर मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उस मानसिकता को बदलने में पिछले 10-11 वर्षों में जो काम हुआ है, स्पोर्ट्स को भी कैरियर के रूप में अब युवा देख रहा है। आप में से अनेक लोग जानते हैं कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक और पेरिस ओलंपिक में अब तक सबसे अधिक पदक जीतने का सौभाग्य देश को प्राप्त हुआ है। टॉप्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के माध्यम से स्पोर्ट्स पर्सन्स को व्यापक सहयोग दिया जा रहा है। देश के कोने कोने में खेलो इंडिया सेंटर एक जन आंदोलन का स्वरूप ले रहा है और निश्चित रूप से इसके कारण स्पोर्ट्स कल्चर समृद्ध भी हो रहा है। खेलो इंडिया सेंटर्स में भी ट्रेनिंग और उसके पश्चात प्रदर्शन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में हमारे देश की सफलताओं ने अन्य इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हमारे प्रदर्शन में सुधार की एक किरण हमें दिखाई है, उम्मीद जगाई है। फिर भी मैं समझता हूं कि हमें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। इतना बड़ा देश ओलंपिक जैसे बड़े स्पोर्ट्स एरेना में भी हम कैसे दमदार प्रदर्शन करें, इसके लिए मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत बातें कही हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्पोर्ट्स काउंसिल, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री लीडर्स, ऑफिसर्स, इनसे ये मैं जरूर आग्रह करना चाहता हूं, स्ट्रेटेजिक स्पोर्ट्स डेवलपमेंट प्लान क्या हो सकता है और क्या हम खेलों को भी राजनीति से दूर रख सकते हैं। हम सब कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये केवल कहते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां राजनीति का कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि राजनीति वहां भी बहुत हावी हो जाती है। अच्छी प्रतिभा के बच्चे, मुझे लगता है जिनके पास वास्तव में प्रतिभा है, किन्हीं कारणों से चूक जाते हैं। अगर वास्तव में हम भारत को एक बड़ी ताकत के रूप में स्पोर्ट्स में देखना चाहते हैं तो हर स्तर पर हमें पूर्वाग्रहों से मुक्त होना होगा। किसी भी चयन पर संदेह पैदा, मुझे लगता है इस परिस्थिति से देश को आगे निकलना होगा। मैं मानता हूं कि आजादी के बाद से ही स्पोर्ट्स सेक्टर को जिस चुनौती से जूझना पड़ा था वह था स्पोर्ट्स कल्चर का अभाव, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में भी। स्पोर्ट्स और स्टडीज में बड़ा भेदभाव और स्पोर्ट्स सेक्टर इसी के कारण मैं समझता हूं कि उपेक्षा का शिकार था। जम्मू कश्मीर में कुछ चीजें बदली हैं काफी 4-5 वर्षों में। सेक्रेटरी यूथ एंड स्पोर्ट्स ने, अभी हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने जिन बातों को बताया मैं उनसे दोहराना नहीं चाहता,
लेकिन एक बात मैं जोर देकर के कहना चाहता हूँ, विकास और खेल तभी संभव है जब शांति रहेगी। अशांति में न खेल हो सकता है न विकास हो सकता है। तो जहां युवा और खेल विभाग का योगदान है, मैं समझता हूं हमारे सुरक्षा बलों का भी इस काम में बड़ा योगदान है जम्मू कश्मीर के विकास में और जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स कल्चर को यहां तक ले आने में। चीफ सेक्रेटरी साहब ने ठीक कहा कि खेल स्पोर्ट्स केवल जीत हार या मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को गढ़ती है, समाज को जोड़ती है और राष्ट्र निर्माण में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करने के लिए एक अभियान चला था, यहाँ की हर पंचायत में प्लेग्राउंड होना चाहिए, और प्रशासन के हमारे साथियों ने कोशिश की। वही पंचायतें छूटी जहाँ जमीन उपलब्ध नहीं थी। मैं तो एक अभियान चला करके इस काम को प्रशासन ने अच्छे ढंग से किया। अलग अलग डिसिप्लिन में स्पोर्ट्स की किट जो है, बैक टू विलेज कार्यक्रम में जहाँ भी कार्यक्रम होता था, एक निर्देश ये भी रहता था कि उस गांव में आप स्पोर्ट्स किट वितरित करिए। और प्रधानमंत्री जी का जितना भी आभार व्यक्त किया जाए, पीएमडीपी प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बजट जम्मू कश्मीर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, उसके कारण आज जम्मू कश्मीर के हर जिले में स्टेडियम भी है और मोटा मोटी एक को छोड़ करके बाकी हर जिले में इंडोर स्टेडियम भी है। मैं अनेक राज्यों को जानता हूं, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का रहने वाला। अब ये कल्पना वहां की तहसील स्तर पर स्टेडियम होंगे, बहुत सारे देश के राज्यों में अभी ये कल्पना नहीं है। और जम्मू कश्मीर में अनेक स्थान हैं जहां केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं, तहसील के भी नीचे लेवल पर स्टेडियम बने। और कोई भी मिलने आता है तो बड़े आसानी से कहता है कि साहब हमारे गांव में एक स्टेडियम बनवा दीजिए। ये कॉमन डिमांड है। प्रशासन भी कोशिश कर रहा है कि जितने संसाधन हैं उन संसाधनों से एक बेहतर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बने। सबसे बड़ी कई बातों का जिक्र सेक्रेटरी साहिबा ने किया है। माई यूथ माई प्राइड, हर दिन खेल, सभी के लिए खेल, अनेक अभियान पिछले कुछ वर्षों में चले हैं और इन कार्यक्रमों के द्वारा बच्चों और युवाओं को भारी संख्या में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला है। ये आपने प्रेजेंटेशन देखा है कि किस तरह से पार्टिसिपेंट्स की संख्या बढ़ी है। अब अनेक इस तरह के डे नाइट स्पोर्ट्स टूर्नामेंट वहाँ होने लगे जहाँ दिन में भी लोग जा नहीं सकते थे। बताया गया कि 2022 में जम्मू कश्मीर की स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च हुई ताकि एथलीट बेहतर प्रदर्शन कर सकें। बहुत सारी बातें उस पॉलिसी में कही गई हैं। निजी तौर पर मैं मानता हूं कि युवाओं के लिए स्पोर्ट्स जीवन की वह पाठशाला है जहां अनुशासन, मूल्य और नेतृत्व किताबों से नहीं बल्कि मैदान में कड़ी मेहनत, पसीने बहाकर अनुभव से सीखे जाते हैं। और जब हम स्पोर्ट्स को सही दिशा और अवसर दे पाने में समर्थ होते हैं तो उससे सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय प्रगति और पूरे समाज का सशक्तिकरण होता है। और इसलिए इस बात पर सदैव बल देना चाहिए कि व्यक्तिगत स्तर पर स्पोर्ट्स युवाओं में आत्मविश्वास पैदा करके उन्हें अपनी क्षमता पर भरोसा करना, लक्ष्य तय करना और उस लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करना, ये वो सीख सकें। स्पोर्ट्स से बेहतर लर्निंग का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि मैदान में मिली सफलता उत्साह तो बढ़ाती है, साथ ही अगर हार मिलती है तब उससे युवा की चेतना को धैर्य, सहन शक्ति और भावनात्मक मजबूती भी मिलती है। मैं समझता हूं कि यही अनुभव
नौजवानों को जीवन की कठिन परिस्थितियों का साहस और दृढ़ता के साथ सामना करने के लिए तैयार भी करता है। और इसलिए मुझे लगता है कि हमें भी अपने माइंडसेट को बदलना होगा, क्योंकि स्वर्ण पदक लाने के बाद तो पूछने वाले बहुत हो जाते हैं। मुझे लगता है कि जो बच्चा खेल में आगे जा रहा है या कोशिश कर रहा है, उसे कैसे हम और आगे ले जा सकें, ये अगर एक इस तरह का वातावरण मैं समझता हूं कि हम बना सके तो और बेहतर हम कर सकते हैं। और सही कहा गया कि जज्बा भी है, जुनून भी है, क्षमता भी है, कोई कमी नहीं है यहाँ के नौजवानों में। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी धीरे धीरे पहले से काफ़ी बेहतर हो गया। मैं ये नहीं कहता कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया है, लेकिन देश के विभिन्न भागों में मैं जाता हूँ तो अनेक राज्य हैं जो अभी जम्मू कश्मीर से इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पीछे हैं। और बेहतर हो इसकी जरूर कोशिश की जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इन 2 दिनों में निश्चित रूप से जो चर्चा होगी तो इस समुद्र मंथन से एक ऐसा अमृत निकल सकेगा जिससे हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स को आने वाले दिनों में और सहूलियत मिले। अब विभिन्न डिसिप्लिन का टाइम मैनेजमेंट, अनुशासन, एकाग्रता, ये सब यहीं हम सीखते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की नींव, ये जो गुण हैं, ये किसी मनुष्य के लिए बड़े आवश्यक हैं। विकसित देशों की तरह स्पोर्ट्स को एजुकेशनल करिकुलम का हिस्सा बनाया जाए, इसका प्रयत्न प्रारंभ हुआ है। और 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देश में लंबे समय बाद बनी, तो जो क्रेडिट सिस्टम है, मैं समझता हूं वो भी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने में मैं मानता हूं कि काफी मदद करने वाला है। अब स्पोर्ट्स में भी स्टार्टअप शुरू हो गए हैं देश में। जम्मू कश्मीर में भी उस काम को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, मुझे लगता है कि इस पर हमें ध्यान देना होगा। और मैं मानता हूं कि स्पोर्ट्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में नेतृत्व और चरित्र निर्माण, ये दोनों सुनिश्चित करता है। स्पोर्ट्स के माध्यम से स्टूडेंट्स के भीतर जिम्मेदारी, निर्णय लेने की क्षमता और जवाबदेही का जन्म होता है। और आगे चलकर भविष्य में यही लोग स्वाभाविक रूप से नेतृत्वकर्ता बनते हैं, जिसका प्रभाव एजुकेशन पर, एंटरप्रेन्योरशिप पर, पब्लिक सर्विस पर विशेष रूप से पड़ता है। ये सच है कि स्पोर्ट्स का आर्थिक और विकासात्मक प्रभाव भी बहुत गहरा होता है। ट्रेनिंग, कोचिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इवेंट मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स मेडिसिन, मीडिया, अनेक क्षेत्रों में अब रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। जम्मू कश्मीर में भी स्पोर्ट्स पर्सन के रोजगार के अवसरों के बारे में क्या किया जा सकता है, इस पर भी हमें विचार करना होगा। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से स्कूल और कॉलेज स्तर पर टैलेंट्स को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। कैंपस में और अधिक रचनात्मक, उत्पादक और संतुलित व्यवस्था हम स्पोर्ट्स के माध्यम से बना सकते हैं और एक मजबूत भारत की आधारशिला तैयार करने में इससे बड़ा योगदान मिलेगा। एक दूसरा पहलू आर्थिक विकास से हट करके भी है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए बड़ा आवश्यक है। हम सब जानते हैं कि स्पोर्ट्स का प्रभाव सिर्फ एक एथलीट या एक स्पोर्ट्स पर्सन तक सीमित नहीं होता, बल्कि उससे आगे बढ़कर पूरे समाज पर उसका प्रभाव पड़ता है और समाज में एक जागृति आती है। अलग अलग स्पोर्ट्स डिसिप्लिन राष्ट्रीय पहचान और हमारे गौरव को मजबूत करते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन की उपलब्धियां करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं और सामूहिक उपलब्धि का भाव भी जागृत करती हैं। और आज निश्चित रूप से मैं देश में भी ऐसे लोग हैं और यहाँ भी जम्मू कश्मीर में भी हैं
स्पोर्ट्स पर्सन जो एक रोल मॉडल की तरह युवाओं को बड़े सपने देखने और मेहनत करने की प्रेरणा दे रहे हैं। जब एक युवा उद्देश्य और जुनून के साथ खेलता है तो वो केवल मैच नहीं जीतता है, बल्कि भारत के भविष्य को आकार देता है। अब स्पोर्ट्स के मैदान में जाति, धर्म, भाषा, आर्थिक स्थिति, ये सारे भेद मिट जाते हैं। टीम स्पिरिट में समझता हूं कि आपसी सम्मान, सहयोग और विश्वास को सबसे ज्यादा बढ़ाती है। समुदायों को भी एक साथ लाने में स्पोर्ट्स का बड़ा भारी योगदान है। गर्व और एकता के साथ जब आपस में भाईचारे का संबंध बना करके एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से ये समय साझा करता है तो उसका प्रभाव समाज पर बड़ा व्यापक रूप से पड़ता है। जब अलग अलग पृष्ठभूमि के युवा साथ खेलते हैं, जीतते हैं, समाज को समानता और सामूहिक शक्ति का एक मजबूत संदेश उससे मिलता है और तब एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को भी मजबूती मिलती है। और इसलिए आज इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि भविष्य में मेडल विनर्स तैयार करने के लिए या अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन तैयार करने के लिए इन 2 दिनों में आप जरूर विचार करेंगे। मुझे जो लगता है, मैं कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हूं। जहां मैं पैदा हुआ वहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था, तो कबड्डी, वॉलीबॉल और कुश्ती यही खेल हम लोग जानते थे। दुर्भाग्य है कि जो देश के पारंपरिक खेल हैं उनको भी हम आगे विकसित नहीं कर पाए। अब उस पर देश ध्यान दे रहा है। सबसे पहले हमें स्पोर्ट्स को सामुदायिक जीवन का हिस्सा बनाने पर योजना भी बनानी चाहिए, उस पर बल भी देना चाहिए। स्पोर्ट्स केवल स्टेडियम या कंपटीशन तक सीमित न रहे, बल्कि गांव, मोहल्ले, गलियों, खुले मैदानों, रोजमर्रा की गतिविधि स्पोर्ट्स कैसे बन जाए जम्मू कश्मीर में, अगर ये हम सुनिश्चित कर सके तो मैं मानता हूं कि हम लक्ष्य के नजदीक पहुंचेंगे। जो बात डुल्लू साहब ने कही, स्पोर्ट्स कल्चर की नींव बचपन में ही रख दी जाए, इस पर आप चिंतन भी करें, योजना भी बनाएं और योजना कागज से जमीन तक पहुंचे, इसके लिए श्रम भी हम करें। और इसलिए स्कूल हो, पंचायत के प्लेग्राउंड हो, लोकल क्लब, इनमें बच्चों को अधिक से अधिक खेलने का अवसर मिले। इससे कम उम्र में उन बच्चों को आत्मविश्वास, सहयोग और टीम भावना का विकास होगा। मैं समझता हूं हर सामाजिक वर्ग के टैलेंट को आगे आने का अवसर देने का ये सबसे सशक्त माध्यम बन सकता है। स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को लीड करने के लिए क्या वॉलंटियर्स की टीम हम डेवलप कर सकते हैं? समाज की सक्रिय भागीदारी से स्पोर्ट्स के प्रति जिम्मेदारी और स्वामित्व की भावना क्या समाज में विकसित करने में हम सफलता पा सकते हैं? यह व्यवस्था नई पीढ़ी को प्रेरित करेगी। एक बड़ा छोटा सुझाव मैं दे रहा हूं। मैंने सामान्य रूप से कई राज्यों में स्कूली स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल की रैलियां होती हैं, उसमें सभी स्कूल के बच्चे भाग लेते हैं। कोई बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं, हम तय कर लें कि ये तारीख है, इस दिन डिस्ट्रिक्ट रैली हम करेंगे, और वो चयन ब्लॉक, तहसील और फिर तहसील से जिला स्तर पर। मैं समझता हूं कि ये अपने स्पोर्ट्स के एनुअल कैलेंडर में एक डेट अगर हम फिक्स करते हैं यहाँ के मौसम और प्रकृति के हिसाब से पूरे जम्मू कश्मीर में, वो प्राइमरी स्कूल के बच्चों का भी करेंगे, हाई स्कूल के बच्चों का भी करेंगे। यूनिवर्सिटीज में भी हम लोगों ने कहा है कि इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन आपस में यहाँ की यूनिवर्सिटीज करें। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। स्पोर्ट्स को एजुकेशन और लाइफ स्किल्स से कैसे जोड़ा जाए ताकि युवाओं के सर्वांगीण विकास में ये सहायक हो सके और स्पोर्टिंग करियर नई ऊंचाई पर पहुंच सके। स्पोर्ट्स की विभिन्न डिसिप्लिन में खासतौर से महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा हम कैसे प्रोत्साहित कर सकें। मैं जानता हूं कि महिलाएं और युवा स्पोर्ट्स में जब आगे आते हैं तो समाज
भी सकारात्मक रूप से बदलता है। स्थानीय स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को सामुदायिक उत्सव के रूप में मनाने की एक संस्थागत व्यवस्था क्या हम कर सकते हैं? हम सब जानते हैं कि फुटबॉल और क्रिकेट यहाँ मैच केवल खेल नहीं है, एक जुनून है। और यहाँ जब भी ये मैच होते हैं तो लगता है कि कोई त्योहार आ गया। बड़ी संख्या में लोग, आवाम के सभी वर्ग, लोकल बिजनेस, सांस्कृतिक गतिविधियों की भागीदारी, अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं और इस तरह के टूर्नामेंट लोगों में एकता की भावना भी पैदा करते हैं। तो इनका आयोजन अधिक से अधिक हम कैसे कर सकते हैं? स्पोर्ट्स को हेल्थ और वेलफेयर से कैसे जोड़ा जाए, ये प्रयोग हम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत हुआ भी है। पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, फिटनेस, ये संदेश स्पोर्ट्स कार्यक्रमों के माध्यम से प्रभावी ढंग तक पहुंचाने में हमें सफलता मिल सकती है। पॉलिसी मेकर्स और इंडस्ट्री लीडर्स स्पोर्ट्स के माध्यम से अवसरों के मार्ग क्या क्या तैयार हो सकते हैं। स्पोर्ट्स से जुड़ी ट्रेनिंग, इवेंट मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयबिलिटी के अवसर, युवा को आत्मनिर्भर बनाना, इन सभी विषयों पर आप आने वाले 2 दिनों में चर्चा करने वाले हैं। विस्तार से आप चर्चा करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, मुझे विश्वास है कि जो रोड मैप आप तैयार करेंगे वह निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर और भारत के बाकी हिस्सों के लिए भी खेल शक्ति को विकसित करने में मदद मिलेगी। मैं यहाँ बाहर से आए हुए सभी खेल हस्तियों का एक बार अपनी ओर से जम्मू कश्मीर में स्वागत करता हूँ। मंच पर भी जो बाहर के हमारे अतिथि, जितने भी अतिथि हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। डिपार्टमेंट को फिर से बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव प्रारंभ किया है और माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूँ कि 2 दिनों के बाद जो रोड मैप तैयार हो उससे जम्मू कश्मीर और देश में स्पोर्ट्स कल्चर और अच्छे ढंग से विकसित हो सके। इन्हीं बातों के साथ आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।